प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैनेज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम वैल्यू चेन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो गाइस, माई सेल्फ ज्योति, वेलकम टू द न्यू वीडियो विच इज रिलेटेड टू द वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर इन 1905। वैल्यू चेन एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे कंपनी अपने आर्टिकल या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड करती है, इंक्लूडिंग प्रमोशन, मार्केटिंग एंड प्रोविजन आफ्टर द सेल सर्विसेज। एक कंपनी का वैल्यू चेन सिस्टम एक टिपिकल पार्ट होता है। वो एक कंपनी में अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक काम करता है। ये एक चैनल की तरह होता है। This perspective about how value is created focuses managers to consider and see each activity not just as a cost but as a step that has to add some increment of value to the finished product or services. इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप पर हम वैल्यू ऐड करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं उन सब एक्टिविटीज में हम वैल्यू ऐड करते जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होकर के आती है और हमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यूएबल मिलती है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, रॉ मटेरियल को एक्वायर करती है। रॉ मटेरियल से वो कुछ ऐसा यूजफुल बना देती है जो कि प्रोडक्ट जो कि कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो वैल्यू में से अगर हम कॉस्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बचता है ऑब्वियसली। और वैल्यू क्रिएटेड एंड कैप्चर, जो भी हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वैल्यू लगा रहे हैं और जो उस वैल्यू को लगाने में हमारी कॉस्ट आ रही है उसको हटाने के बाद जो आता है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और बेसिकली वैल्यू चेन का काम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू, मतलब इस पोर्शन को कम करना होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, जिससे क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले पाते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन। पोर्टर्स वैल्यू चेन के दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकंड इज सपोर्ट एक्टिविटीज। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेट डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन। प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली किससे रिलेट करती हैं, फिजिकल क्रिएशन से, सेल से, मेंटेनेंस से। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 5 स्टेप्स दिए गए हैं हमें, जो कि फर्स्ट है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हमारी डायरेक्टली रिलेट करती है रिसीविंग से। हम रिसीव कैसे करते हैं, हम परचेज कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कितने प्राइस पर करते हैं, कौन हमारे सप्लायर्स हैं, हम वो चीजें स्टोर कहाँ करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। स्टोर मीन्स वेयर हाउस वगैरह हमारे कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, ट्रक लॉजिस्टिक्स वगैरह हमारे क्या होंगे, वो सारी चीजें किसमें देखी जाती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशंस, जो हमने परचेज किया है, रिसीव किए जो भी चीजें, उनको ट्रांसफॉर्म करना इनपुट से आउटपुट में, उन सारी एक्टिविटीज को किस में डाला जाता है, ऑपरेशंस में डाला जाता है। उसके बाद है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या होगा, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर को डिलीवर करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं कि हम खुद से डिलीवर कर सकते हैं या फिर हम स्टोर खोल सकते हैं, रिटेलर्स को दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कलेक्शन, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द आउटपुट्स, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। तो जब हम अपना पूरा प्रोडक्ट फाइनल बना देते हैं और हम डिलीवरी के चैनल्स भी देख लेते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू डिलीवरी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, स्टोर्स रखेंगे, खुद से करेंगे या फिर मीडियोकर्स भी होंगे, तो वो सब होने के बाद हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के लिए देखते हैं, मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम क्लाइंट्स को इस तरह से दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है जो वो ही बेस्ट है कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट्स
हमारे प्रोडक्ट में ही ऐसे देख लेते हैं कि इसमें हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, और हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि उसको लगे कि सारी वैल्यूज हमारा प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है, जब हम क्लाइंट को सेल कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उस वैल्यू को, प्रोडक्ट की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या देते हैं, वारंटी और वारंटी देते हैं। मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इसमें इंक्लूड होती है। तो नेक्स्ट इज स्पोर्ट एक्टिविटीज। स्पोर्ट एक्टिविटीज बेसिकली क्या होती हैं, जो प्राइमरी फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम स्पोर्ट एक्टिविटीज कहते हैं। इनमें क्या आता है, प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट में क्या आता है, टू गेट द रिसोर्सेज इट नीड टू ऑपरेट। मीन्स जो हम परचेज करते हैं, उनको परचेज करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाए हम, हमारे वेंडर्स कैसे होंगे, उनसे हम प्राइस के लिए नेगोशिएट कैसे करें, वो सब कहाँ आता है, प्रोक्योरमेंट में आता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। इसमें क्या करते हैं हम, HRM में वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देते हैं, और उनको ट्रेन करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसके बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, ताकि वो आगे कस्टमर्स को वो चीजें प्रोवाइड कर सके, वो इंफॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने और उसको प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करती है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है, उसको हम कैसे यूज करें, उसको प्रोसेस करके उसको एक ऐसे फॉर्म में दिखाती है हमें, जो कि हमारे लिए टूल में काम करती है। ओके, नेक्स्ट इज हम अ, इनको ऐसे देख सकते हैं, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस है, आउटबाउंड है, मार्केटिंग है, सर्विसेज है, उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज सपोर्ट करती है, प्रोक्योरमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, जिससे क्या होता है, हमारा मार्जिन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ फर्म आइडेंटिफाइज इट्स प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज दैट add value to its final product and then analyze these activities to reduce cost or increase differentiation। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या करती हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आती है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट दिखता है। कंपनी मेनली जो है फोकस करती है कि कैसे वो अपने कस्टमर को बेस्ट वैल्यू डिलीवर कर सके। ओके, कंपनी शुड आस्क देमसेल्व्स where they can deliver the best value to their customers, कि वो क्या बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को। तो उसके लिए क्या होता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो कंसीडर करती है कि फाइनल प्रोडक्ट में क्या ऐड होना चाहिए और क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, किससे वैल्यू हमारी बढ़ेगी और किससे कम होगी। जो कम कर रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो बढ़ा रहे हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। जिनमें क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव रहे। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें हम रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज के थ्रू उस प्रोडक्ट में डिजाइन करके, उसकी मार्केटिंग करके, उसको मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैंड दिलवाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स, 5 steps टू डेवलपिंग अ वैल्यू चेन एनालिसिस। जिसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल वैल्यू चेन एक्टिविटीज। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू चेन एक्टिविटीज, जो भी वैल्यू चेन में हम एक्टिविटीज को रन करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई ईच एक्टिविटी दैट प्लेज अ पार्ट इन क्रिएटिंग योर कंपनीज फिनिश प्रोडक्ट। मतलब एक कंपनी हर एक एक्टिविटीज को
ऐसे प्ले करती है जिससे कि फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा बनकर तैयार होगा कंपनी का, वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर सके। ये काफी नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट डिजाइन की टीम बनाएं और छोड़ दें। हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी पूरी गहराई में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा हाउ मेनी डिजाइनर्स आर ऑन दैट टीम, और हाउ मच टाइम डज ईच एक्टिविटीज ऑन दैट टीम रिक्वायर, और व्हाट रॉ मटेरियल आर दे यूजिंग। जब आप प्राइमरी एक्टिविटीज को इन डिटेल्स देख लेते हैं, तो सेम वैसे ही स्पोर्ट एक्टिविटीज को देखना चाहिए। इन सबको कंसीडर करने में टाइम लगेगा और उसके लिए ज्यादा पर्सन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ दिस, हमें एनकरेज करना चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट्स को अपने लॉजिस्टिक्स और जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनकी लेआउट खुद से ही तैयार करनी चाहिए। So next step is calculate the cost of each activity। मतलब हम हर एक एक्टिविटीज की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। रिमेंबर टू कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर्स सच एज रेंट, यूटिलिटीज एंड स्टाफ। जैसे कि कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, रेंट है, रेंट हम किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं, एरिया के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। यूटिलिटीज को भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। स्टाफ को हम नंबर ऑफ पर्सन के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम हर एक एक्टिविटी का अलग से कॉस्ट निकाल सकते हैं। By having an accurate picture of every single cost, it's easier to see how much revenue you are actually generating। मतलब हर एक एक्टिविटी को हम जब अलग अलग कॉस्ट देखते हैं हर एक एक्टिविटी की, तो हमें पता चल जाता है कि किस एक्टिविटी से हमें कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। हर एक एक्टिविटी का हम एक ब्लू प्रिंट बना लेते हैं। उस ब्लू प्रिंट को हम ऐसे एनालाइज करते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन सी एक्टिविटी से कॉस्ट बढ़ रही है और कौन सी एक्टिविटी से कॉस्ट कम हो रही है। एक बार जब हम मैप बना लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि वैल्यू चेन की किस पार्ट में हमें मैक्सिमम कॉस्ट जनरेट हो रही है। इसने जैसे कि एग्जांपल दिया है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स, एक कप ऑफ कॉफी बनाने में हमें 2.50 पौंड कॉस्ट आती है। तो जबकि उसकी एक्चुअल में जो कॉफी की कॉस्ट है ग्रो करने की, वो सिर्फ 1 पेनी है। जो रेस्ट ऑफ 2.49 पौंड किस चीज की कॉस्ट है, फिर वो एडिशनल सप्लाईज की कॉस्ट है, जैसे कि मिल्क हो गया, स्टर, ट्रांसपोर्ट, रेंट, स्टाफ, टैक्स। ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हैं एज कम्पेयर टू कॉफी के। तो उसके लिए हमने क्या किया, वैल्यू चेन एनालिसिस से हमने उसको क्रिटिकली एग्जामाइन किया। तो उससे हमें क्या पता चला कि हमें कहाँ से ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है और कहाँ से कम आ रहा है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हमें पता चला कि रेंट और स्टाफ से हमें ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं कि हम रेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई हमारा रेंट कम कर दीजिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी की लोकेशन को रीलोकेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें वो कम एक्सपेंसिव पड़े। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, हमें हेल्प करेंगी हमारी कॉस्ट को कम करने में, ओवरऑल कॉस्ट को कम करने में। नेक्स्ट स्टेप इज लुक एट व्हाट योर कस्टमर्स परसीव एज वैल्यू। मतलब हमारे कस्टमर्स किसे देख रहे हैं कि ये हमारे लिए वैल्यू, किस चीज को देख करके सोचते हैं कि वो ये हमारे वैल्यूएबल है या नहीं है हमारे लिए। नो दैट कस्टमर्स टाई वैल्यू डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट प्राइस टैग। हाँ, मीन्स ये भी होता है कि डायरेक्टली हम कस्टमर क्या करते हैं नॉर्मली, कि प्रोडक्ट के प्राइस टैग को देख करके उसकी वैल्यू पता लगाते हैं। मतलब माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं उसके प्राइस टैग को देख करके। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो ब्रांडेड चीजें होती हैं और जो नो ब्रांडेड चीजें होती हैं, उनमें कैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है लोगों के माइंड पर। जैसे ब्रांडेड चीजें होती हैं या नॉन ब्रांडेड चीजें होती हैं, उनमें पेन किलर्स ले लीजिए। ब्रांडेड पेन किलर्स भी सेम काम करेगी, नॉन ब्रांडेड भी सेम काम करेगी। बट एक परसेप्शन बनी हुई है कि जो ब्रांडेड चीजें हैं, कस्टमर्स को बिलीव होता है कि वो उनके लिए मोर वैल्यूएबल है, उनकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी है। तो दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर द ब्रांड नेम। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है ना कि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा भी चार्ज करेगी, तो क्या रहेगा, कस्टमर के माइंड में ब्रांडेड नाम चला जाता है, तो वो क्या सोचता है, दिस इज मोर वैल्यूएबल फॉर मी। ठीक है, तो
हम एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर एक, जैसे कि इसने दिया हुआ है कि टॉप हाइलाइट्स दी हुई है इसमें, तो इसमें क्या पता लगाया गया कि जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो जो उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमर्स नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसके सोशल जो कनेक्टिविटीज होती हैं, वो जो उनके ग्रुप होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के वो कोई भी चीज परचेज करता है। जैसे कि किसी भी कस्टमर की फ्रेंड हो गई, उनकी फैमिली हो गई, क्लोज सोशल ग्रुप्स हो गए, उनको देख करके वो क्या करता है, परचेज करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ द पीपल in your social circle start to buy noise cancelling headphones to wear work, मतलब अगर, मतलब आपने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसे हेडफोन्स लूंगा जिसमें कि नॉइस कैंसिलेशन का कोई प्रोग्राम होगा, तो आपको पता चलता है कि आपके सोशल साइकिल में एक कोई बंदा है जिसने ये हेडफोन्स लिए हैं, तो आपको उसकी वैल्यू पता लगती है। आपके माइंड में क्या सेट हो जाता है कि वो चीज ज्यादा परफेक्ट है बजाय दूसरे हेडफोन्स के, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उससे क्या होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं उस चीज को, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स वैल्यू चेन। मतलब अगर हम कॉम्पिटिटर्स की वैल्यू चेन देखेंगे तो उससे हमें भी फायदा होगा। जैसे कि द बेस्ट वे टू डिटरमाइन वैल्यू इज दो मार्केट एनालिसिस। मतलब बेस्ट वे क्या है मार्केट को एनालाइज करने का, कि आप अपनी वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए। किसके थ्रू? मार्केट को एनालाइज करके। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी कि आप आपके कॉम्पिटिटर्स की सारी चीजें एक्सेस कर सकें, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ऑपरेशनल ब्रेकडाउन्स के बारे में, वो सब चीज तो हम एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते, बट हम उसे एज ए बेंचमार्क जरूर यूज कर सकते हैं। मतलब वो हमारे कंपैरिजन का जरिया हो सकता है, हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ होगा हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए एज अ बेस। तो इसके लिए क्या होता है, इन बेंचमार्क्स को हम तीन टाइप से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्या है, कंपेयरिंग योर प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस अगेंस्ट हाउ योर कॉम्पिटिटर्स कैरी आउट टास्क। मतलब अपने प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को कॉम्पिटिटर्स के टास्क से मैच करके देखेंगे। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग, इसमें क्या होगा, जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उनको हम कॉम्पिटिटर्स के द्वारा जो डिटरमाइन की गई है स्ट्रेटजीज, उनसे मैच करके देखते हैं। फिर परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में क्या देखते हैं कि वो कितना आउटकम्स कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं। वो सारी चीजें क्या है इसमें परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग में हम देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 5, डिसाइड ऑन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंटरनल कॉस्ट। मतलब यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि हमारी इंटरनल कॉस्ट कितनी आने वाली है, व्हाट चेंजेस यू कैन मेक एंड हाउ दे स्लैक अप टू योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब अब क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम जिससे हम कॉम्पिटिटर से अपनी कॉस्ट को कम रख सकें। ठीक है। तो उसके बाद और क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हम कोई भी आउटसोर्स, जो भी हम पर्सन्स को हायर करते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम चीपर डिलीवरी रिसोर्सेज को हायर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम चेंज कर सकते हैं, जो हमें चीपर पड़े हम उनको यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉस्ट में अगर हम कुछ कट कर देते हैं, मतलब कॉस्ट को कुछ भी रिड्यूस कर देते हैं हम, तो उससे ओवरऑल हमारी चेन का जो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा निकल कर आता है, तो उसकी कॉस्ट में भी रिडक्शन आती है। देन यू कैन cater to your customers most basic desires and needs by recognizing their pain points and repositioning your products as the ultimate solution। तो क्या करना है कि आपको अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को पकड़ना है और उसको अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़कर ऐसे दिखाना है कि ये ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। हमारा ये प्रोडक्ट एक
अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है। नेक्स्ट इज अपने स्टडी मटेरियल में एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं एक को कवर करने वाली हूँ, विच इज एग्जांपल ऑफ एप्पल। When Steve Jobs began building Macs in 80s, in his garage, he wasn't doing it for customers, it was for himself. मतलब इसमें क्या बताया गया है कि स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू लिया गया, उसने बताया कि उसने 80s में गैराज में काम शुरू किया था, बट वो खुद के लिए कर रहा था, उसने कस्टमर्स के लिए शुरू नहीं किया था वो काम। तो और ना ही वो कहीं बाहर गया उस चीज के लिए, और उसने अंदर बैठे बैठे मार्केट रिसर्च भी कर दिया। वो कहते हैं कि पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। तो लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, जब तक आप उन्हें शो नहीं करेंगे कि ये चीज है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तब तक वो उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तो उसको कैसे अडोप्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि वो जो भी मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड करते थे, वो इंटरनल क्रिएटिव प्रोसेस पर स्पेंड करते थे। मतलब जो उनकी सपोर्टिव एक्टिविटीज थी वैल्यू चेन की, उन पर वो मैसिव अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे थे, जबकि जो उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज थी उन पर उनका टाइट कंट्रोल था ओवर द कॉस्ट। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में ऑपरेशंस है, लॉजिस्टिक्स है और स्पोर्ट्स है, इन सब पर वो काफी कंट्रोल करे हुए थे कॉस्ट पर। सिर्फ किस पर था, इंटरनल क्रिएटिव प्रोसेस पर वो ज्यादा मनी एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है। तो इससे पता चलता है दिस इज व्हाट एप्पल्स वैल्यू चेन एनालिसिस टेल्स अस अबाउट हाउ द कंपनी बिकम सो सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज एप्पल्स की प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है। फर्स्ट है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। एप्पल एप्पल की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही बड़ी है। इसकी जो टॉप सप्लायर्स हैं, 200 टॉप सप्लायर्स हैं इस कंपनी के, जो कि 98% तक जो एक्सपेंडिचर होता है इनका मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट असेंबली पर, वो इन सब से आता है। तो इनका क्या होता है ना कि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, अपने सप्लायर्स को बोल देते हैं कि हमें यही स्टैंडर्ड चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, इस मटेरियल के लिए। स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेकेंड इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है, एप्पल टेक्स एडवांटेजेस ऑफ लोअर लेबर एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। मतलब वो लोअर लेबर यूज करती है और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को कम रखने के लिए। जैसे कि जापान है, चाइना है, उधर क्या है, लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है। अ, तो फिर वो क्या करते हैं, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करते हैं, जिससे कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए। थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, एप्पल्स बिजनेस मॉडल अलाउज फॉर प्रोडक्ट्स टू बी परचेज्ड ऑनलाइन एंड फ्रॉम द कंपनीज स्टोर्स। मतलब इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं वो, लोगों को सहूलियत दी है उन लोगों ने कि आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं और स्टोर्स पर जाकर भी परचेज करते हैं। कंपनी के खुद के स्टोर्स भी हैं और उन्होंने रिटेलर्स को भी हायर किया हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स। एप्पल्स मार्केटिंग एंड सेल्स efforts are identifiable for its design, quality and innovation. ठीक है। वो एप्पल की मार्केटिंग और सेल्स ज्यादातर एफर्ट्स किस पर लगाती है, डिजाइन पर, क्वालिटी पर और इनोवेशन पर। 2015 में कंपनी ने अपना मार्केटिंग बजट बूस्ट किया था 1.8 बिलियन डॉलर तक। मतलब वो मैसिव अमाउंट ऑफ जो उनका कॉस्ट का पार्ट है वो मार्केटिंग पर उनका जाता है। उसके बाद है सर्विस। सर्विस में वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द सेल। जो एप्पल है वो 1 ईयर वारंटी और 90 डेज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ वो प्रोवाइड करती है। उसके लिए क्या होता है, कस्टमर को अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है, जिसके लिए वो टेक्निकल रिपेयर्स भी करवा सकते हैं और जनरल प्रोडक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इसमें एप्पल वालों ने क्या किया हुआ है, अपने स्टाफ को ऐसी तरह से ट्रेन किया गया है, उनके स्टाफ को, जिससे वो कस्टमर को डेमो देते हैं।
जब वो स्टार्टिंग में आते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में डेमो देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो इसी प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हुआ कि उनका जो स्टाफ का सिस्टम है वो भी काफी मजबूत है। उसके बाद है एप्पल्स स्पोर्ट एक्टिविटीज। एप्पल स्पोर्ट एक्टिविटीज, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं वो स्पोर्ट एक्टिविटीज उनको सपोर्ट करता है। फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सारी जो है उन सब चीजों को बूस्ट करने में हेल्प करती है। एप्पल इन्वेस्ट हैवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हैवीली इन्वेस्ट करती है एप्पल, ये तो सबको पता ही है। इन 2019 अलोन, मतलब सिर्फ 2019 में उन्होंने 16 बिलियन से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किए थे। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एप्पल वाज crowned the most admired company for HR in 2019, reflecting its reputation on hiring and paying well. The company is known for recruiting top candidates and even poaching talent from other companies to get the best people working for them. जब एप्पल कंपनी इस चीज के लिए काफी रेपुटेटेड है कि वो जो पर्सन्स को हायर करती है उनको वेल पे करती है वो, और वो जब भी रिक्रूट करती है वो टॉप कैंडिडेट्स को ही रिक्रूट करती है। जो ये इसकी प्रोसेस है ये काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देती है वैल्यू चेन एनालिसिस को। तो गाइस यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट कंट्रोल। फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।